दोस्तों नमस्कार। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बात करने वाले हैं जिससे लगभग दुनिया के सारे देश जुड़े हुए हैं और जिसके सर पे दुनिया में शांति स्थापित करने और दुनिया के झगड़े को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की जिम्मेदारी है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करने वाले हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बना, उसका इतिहास क्या है, उसकी उपलब्धि क्या है और वो कितना कारगर साबित हो पाया है अपने उद्देश्य में। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है, इसमें इसकी भूमिका क्या है ये आप लगातार देख रहे हैं। इसलिए आज ये ज़रूरत पड़ गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को फिर से एक बार पढ़ा जाए, उसको समझा जाए कि इसकी स्थापना क्यों हुई थी और कितना कार्य कर पाया अपने क्षेत्र में और इसमें क्या क्या और बदलाव की ज़रूरत है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की डालते हैं इतिहास पर एक नज़र कि उसका इतिहास क्या है और क्यों इसको बनाया गया है। तो प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में एक मजबूत शांति स्थापित करने वाली संगठन की आवश्यकता महसूस की गई तथा वर्साई की संधि के तहत राष्ट्र संघ की स्थापना को बढ़ावा देना तथा विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना था। इसका मतलब है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद से एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जरूरत पड़ी जो दुनिया में शांति स्थापित कर पाए। तो वर्साई की संधि के तहत राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में किया गया, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और उसकी उपयोगिता जो राष्ट्र संघ की थी वो समाप्त हो गई क्योंकि वो अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सका। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो सन 1945 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को यानी यूएसए में आयोजित किया गया, जिसमें 50 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मतलब दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र में क्या क्या अनुच्छेद हैं, किस तरह से वो काम करेगा, उस पर 50 सदस्य देश ने हस्ताक्षर किए। वर्ष 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की आधारभूत संधि है। यानी जो 1935 का जो चार्टर है जिसमें 50 देशों ने साइन किया था वो एक संयुक्त राष्ट्र की आधारभूत संधि है, यानी उसका बेस है जिसपे 50 देशों ने साइन किया और इस तरह से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 1945 में। 1945 से अब तक संयुक्त राष्ट्र 50 देश से 193 देश के सदस्यों वाली विशाल संगठन का सफर तय कर लिया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका विस्तार कितना हो चुका है। जब ये बना उस वक्त इसके संस्थापक देश थे 50, लेकिन आज के डेट में 193 देश इसके सदस्य हैं। इसका मतलब कि ये अपना दायरा तो बढ़ाया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इन सभी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें आप जानने को मिलेगा और कितना कारगर हुआ है ये अपनी उद्देश्य में ये भी आपको पता चल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की विशेषता की बात करें तो पहले इसकी स्थापना डाल लेते हैं। एग्जैक्ट डेट क्या था जिस दिन इसकी स्थापना मानी जाती है और हुई थी, तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। संस्थापक सदस्यों की संख्या आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, 50 थे। जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर यानी एक संविधान था, एक आर्टिकल था उसका, उस पर हस्ताक्षर किए थे इन्होंने। नामकरण जो इसका किया था यानी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जो नाम रखा गया था इसका, उसको अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट यानी जो रूजवेल्ट के नाम से मशहूर हैं, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका नामकरण किया था। वर्तमान में सदस्य देश की जो संख्या है वो 193 है। हाल ही में शामिल किए गए जो देश हैं उसको जान लेते हैं। वो कौन कौन से देश हैं जो हाल ही में यूएनओ को ज्वाइन किए हैं। वो हैं 2002 में स्विट्जरलैंड ने ज्वाइन किया। पूर्वी तिमोर ने 191वां देश है। 2006 में मोंटेनेग्रो ने ज्वाइन किया। तो लास्ट सदस्य बना है संयुक्त राष्ट्र का जो कि 193वां देश है, वो है सूडान, जो 2011 में यूएन को ज्वाइन किया था। इसकी कार्यालय भाषा की बात करें तो इसकी कार्यालयी भाषा है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसका वो है अंग्रेजी, चीनी, अरबी, स्पेनिश और फ्रेंच, यानी इन भाषाओं में काम चलता है, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। कार्यकारी जो भाषाएं हैं वो है अंग्रेजी और फ्रेंच, यानी जिसमें कार्य किया जाता है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। ध्वज की बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र की, तो 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली हो तथा उसके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कैसा है, तो आप ध्यान रखिए 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली हो और उसके बीच में विश्व का मानचित्र बना हो। ठीक है।
ध्वज को 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया गया। अगर इसकी प्रथम अधिवेशन की बात करें तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 10 जनवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर भवन में इसका पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था। अगर इसका उद्देश्य की बात करें कि आखिर संयुक्त राष्ट्र बना है तो इसका उद्देश्य भी होगा कि इसका उद्देश्य क्या क्या था, क्योंकि राष्ट्र संघ जो इसका पेरेंट संस्था है वो तो फेल हो गई थी, वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनी और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। उसका उद्देश्य था शांति स्थापित करना। इसका उद्देश्य क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो इसका उद्देश्य भी विश्व में शांति को स्थापित करना, विश्व में मानव अधिकार की रक्षा करना, पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वास्तुकला, प्राकृतिक संस्थाओं को संरक्षण इत्यादि करना। इन सारी व्यापक उद्देश्यों के साथ इसकी स्थापना की गई। यानी शांति स्थापित करना, मानव अधिकार को सुरक्षा करना। मानव अधिकार के लिए आप जानते हैं कि यूएन हमेशा आवाज उठाता रहता है, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कभी कभी बायस भी होता है कि किसी क्षेत्र में कोई घटना हो तो उस पर यूएन नहीं बोलता है और कहीं किसी क्षेत्र में हो तो वहाँ बोलता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अफ्रीका में तमाम घटनाएं होती हैं, आतंकवादी घटनाएं भी होती हैं, लेकिन आपको न्यूज़ तक नहीं पहुँच पाती। जो कि बोको हराम नामक संगठन है वहाँ पे तमाम अत्याचार मचाता है, लेकिन यूएन में उसके लिए बात बहुत कम होती है, ना के बराबर लगभग। तो आप कह सकते हैं कि ये बायस संस्था है, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ हद तक तो काम किया ही है। अगर इसके भाग की बात करें कि संयुक्त राष्ट्र कितने भागों में बटा गया है, तो इसको 6 भागों में बटा गया है जो प्रमुख हैं। एक है महासभा, यानी इसको जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। तो ये जनरल असेंबली क्या है, ये किस तरह से काम करती है, आइए उसको जानते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक संसद की तरह है। इसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। इसमें सभी सदस्यों को समान मताधिकार प्राप्त है, यानी जितने भी 193 कंट्री हैं उनको इसमें समान मताधिकार प्राप्त है। एक संसद की तरह है जनरल असेंबली। उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है और इसके सदस्य की संख्या 15 है। 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, तथा 10 और अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के बाद चेंज होता रहता है। ठीक है, 2 वर्ष के बाद बदलते रहते हैं, जो 10 अस्थायी सदस्य हैं। यानी 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उसको याद रखिए आप, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ठीक है, और 10 अस्थायी सदस्य जो बार बार बदलते रहते हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद के प्रत्येक अस्थायी सदस्य को वीटो का अधिकार होता है। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना है। अब सुरक्षा परिषद के जो 5 सदस्य हैं उनके पास वीटो का अधिकार होता है। वीटो क्या होता है, वीटो एक ऐसी शक्ति होती है कि अगर 4 कंट्री अगर एक किसी मुद्दे पे वोट कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक ने भी अपना पावर यूज किया, वीटो पावर, तो वो बिल या वो विचार वो लागू नहीं हो पाएगा। इतनी ताकत होती है वीटो पावर की। भारत भी लगातार प्रयास कर रहा है कि उसे भी वीटो पावर मिले, उसे अस्थायी सदस्यता मिले संयुक्त राष्ट्र में, लेकिन उसकी प्रक्रिया चल रही है, भारत प्रयास कर रहा है। देखते हैं वो कब तक हम हासिल कर पाते हैं। अगला संगठन है जो इसका प्रमुख अंग के रूप में काम करता है, वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके सदस्य की संख्या 54 है और इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जिनेवा में। इसमें हमारे प्रधानमंत्री शिरकत करते हैं। इसके कार्य क्षेत्र के हैं तो युद्ध और शस्त्र की राजनीति को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण विषय जो हैं ये आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंदर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी इसका एक प्रमुख अंग है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हेग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को किया गया। इसका मुख्यालय भी नीदरलैंड में है। तो ध्यान रखिए ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। इसके अंदर, संयुक्त राष्ट्र के अंदर ही ये 6 प्रमुख संस्थाएं काम करती हैं। इसमें न्यायाधीश की संख्या 15 होती है। इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। एक है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका कार्य क्या होता है, जो इस प्रमुख अंग है न्यास परिषद, इस परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के उन देशों की प्रशासन और सुरक्षा से संबंधित दायित्व स्पष्ट होता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी स्वतंत्र नहीं हुए और अविकसित हैं। इसका मतलब कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसके माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी देश अभी स्वतंत्र नहीं हुए हैं और अविकसित हैं उनका प्रशासन और सुरक्षा संबंधित दायित्व न्यास परिषद के ऊपर है, ट्रस्टीशिप के काउंसिल के है। एक इसका प्रमुख अंग है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक कांग्रेस का सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है। ठीक है, अभी कौन है महासचिव, एंटोनियो गुटेरेस।
वही आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। तो ये सचिवालय का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक कांग्रेस का एक सबसे बड़ा विभाग है, वो महासचिव भी होता है। तो ये था सचिवालय, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, महासचिव। ये कुछ प्रमुख अंग जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। इससे और भी संस्थाएं जैसे WTO है, WHO है, ये सब सभी संस्थाओं को करता है जो कभी आर्थिक समन्वय करते हैं और हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, और भी बहुत सारे संस्था इसको खोले हुए। इस संयुक्त राष्ट्र का जो प्रमुख काम है, जो यूएनओ का जैसा आज कर रहा है, देश का सामूहिक सुरक्षा स्थापित करना, पर्यावरण संबंधी मानव अधिकार के काम करना, इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पे उद्देश्य से काम करना। लेकिन वर्तमान समय में आप देखते हैं कि ये अपने उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर पाया है, और इसकी प्रासंगिकता संसार में दुनिया में जैसे कि रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इसमें भी बहुत छोटे होने वाला नहीं है, इसके कारण कोई पावर नहीं है। ऐसा कोई पावर नहीं जो देश को लगातार देने की चेतावनी दे, पूरा सिस्टम है उसके पास, इसका आगे खड़ा हुआ है और जीत बैठा है क्षमता में। ये सारी उस आप इस वीडियो को नीचे सब्सक्राइब कीजिए